बच्चों नमस्कार। सभी को नमस्ते। आरडब्ल्यू परिवार में आपका बहुत स्वागत है। और आइए क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने, जैसा कि आप जानते हैं, डाल्टन का परमाणु मॉडल देखा था। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। पिछली क्लास में हमने डाल्टन का परमाणु मॉडल देखा था, और वो जो डाल्टन का परमाणु मॉडल था उसमें हमने कुछ बात समझी। हमने बताया कि डाल्टन पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने एटम के बारे में, परमाणु के बारे में कुछ खास बातें बताई। जैसे उन्होंने बताया कि जो एक परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, इंडिविजिबल होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये बात डाल्टन साहब की आगे जाकर गलत साबित हो गई, वो एक अलग बात है। क्योंकि फिर आगे जाकर पता लगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। फिर आगे जाकर पता लगा कि ये जो डाल्टन है ये तो टूट सकता है। इन्होंने बात बताई कि सर ये जो है आपका, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्ते नमस्ते। आइए तेजी से पढ़ने का काम शुरू करते हैं। पढ़ने का काम शुरू करते हैं, आइए। चलिए, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि किसी का कोई सवाल है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर, मैं सभी के जवाब देता हूँ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप वहाँ लिखें। ठीक है, तो डाल्टन के बारे में हमने, अब ध्यान से सुने। सभी का नमस्ते हो गई है। सुने ध्यान से अब मेरी बात, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो डाल्टन ने कुछ बातें बताई थी जिसमें उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। एक परमाणु से मिलकर कई सारे परमाणुओं से मिलकर तत्व बनता है। एक तत्व के, एक एलिमेंट के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं। अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग परमाणुओं के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, ये बात बताई गई। और फिर कहा कि एक निश्चित अनुपात में तत्वों को मिला देंगे अगर एक निश्चित अनुपात में तत्वों को मिला देंगे तो उससे यौगिकों का निर्माण होता है। फिर उन्होंने ये बात नहीं बता पाए डाल्टन कि क्या वास्तव में ये अविभाज्य है, ये तो टूट सकता है। और डाल्टन से आगे आए तो फिर रदरफोर्ड मिले। और रदरफोर्ड में उन्होंने कहा, रदरफोर्ड नहीं, थॉमसन ने एक परमा तरबूज मॉडल दिया। और जो थॉमसन ने तरबूज मॉडल दिया, थॉमसन ने बताया कि ये जो एटम होता है, ये एटम दो चीजों से मिलकर बनता है। एक इसमें पॉजिटिवली चार्ज मैटर होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज मैटर होता है उसे धनावेश कहा, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहा। इसीलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज की वो थॉमसन ने की। बच्चों ध्यान से सुनो, चुपचाप होके सुनो ध्यान से। फिर यहां से आगे बढ़े तो उन्होंने कहा, तरबूज मॉडल के बाद उन्होंने कहा कि जैसे तरबूज में बीज फंसे होते हैं, ऐसे ही धनावेशित कण के भीतर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। और सबसे खास बात उन्होंने ये बताई कि किसी भी एटम के भीतर जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बराबर बराबर मात्रा में फैला होता है, क्योंकि वो बराबर मात्रा में फैला होता है। जो चार्ज है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर मात्रा में फैला होता है। इसी वजह से एक परमाणु जो होता है, एक एटम जो होता है, वो इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है, विद्युत का उदासीन होता है। यहां तक की बात हमने पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे रदरफोर्ड का रदरफोर्ड का
सोने की पन्नी प्रयोग, रदरफोर्ड का सोने की पन्नी प्रयोग। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का सोने की पन्नी प्रयोग। ध्यान से हेडिंग डालें और सुने ध्यान से। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का सोने की पन्नी प्रयोग। ये आज की क्लास में हम देखेंगे। रदरफोर्ड का सोने की पन्नी प्रयोग। हेडिंग आप डालिए और सुनिए ध्यान से। सुनिए ध्यान से, पहली बात सुनेंगे। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने एक ऐसे सोने की पन्नी ली, बहुत पतली शीट ली सोने की, और ये जो बहुत पतली शीट थी सोने की, कुछ ऐसे एक शीट ली सोने की, पतली सी शीट ली, और करेंगे इसको। ये सोने की पन्नी, और इन्होंने क्या किया कि यहां से इस पर, इस सोने की पन्नी पर, ऐसे आप मानेंगे सोने की पन्नी थी, और यहां से इस पर इन्होंने अल्फा कणों की बारिश की। अल्फा पार्टिकल की यहां से इन्होंने बारिश की, अल्फा कणों की बमबारी की, बम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ध्यान से सुने, अल्फा कणों की बमबारी की। और ये जो अल्फा कणों की बमबारी की, इन्होंने देखा ध्यान से कि कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो इस पन्नी को टकराकर सीधे निकल जाते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो पन्नी से टकराकर सीधे निकल जाते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो पन्नी को टकराकर वापस आ जाते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो पन्नी को टकराकर वापस आ जाते हैं, और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो पन्नी से बाहर निकल के अपना रास्ता विचलित हो जाते हैं, अपने रास्ते को बदल लेते हैं। रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी ली और सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बारिश की। अल्फा कणों की बारिश करने के बाद उन्होंने ये समझा कि कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो सोने की पन्नी से सीधे पार हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो सोने की पन्नी से टकराकर वापस आ जाते हैं, और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो सोने की पन्नी से बाहर निकलकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। इस आधार पर उन्होंने कुछ अपने रिजल्ट निकाले, कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने क्या बताया कि अगर इस सोने की पन्नी से कुछ पार्टिकल बाहर निकल सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एटम के भीतर कुछ खाली स्थान होता है, कुछ एटम के भीतर, किसी भी एटम के भीतर कुछ खाली स्थान होता है। खाली स्थान है, उसी की वजह से इस पन्नी से कुछ एटम बाहर निकल गए हैं, इस पन्नी से कुछ किरणें, अल्फा किरणें बाहर निकल गई हैं। एक बात तो ये निकाली। दूसरी बात, जब अल्फा किरणें, क्योंकि ये पॉजिटिव है, अल्फा किरणें पॉजिटिव हैं, जब अल्फा किरणों को इस पन्नी पर डाला गया तो कुछ अल्फा किरणें वापस लौट के आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर कुछ एटम ऐसे हैं, या एटम का कुछ भाग ऐसा है जहां से वापस ठोस है, भरा हुआ भाग है, खाली स्थान नहीं है, और वो जरूर पॉजिटिव चार्ज है जहां से अल्फा किरणें, जो अल्फा किरणें नेगेटिव चार्ज है जहां से अल्फा किरणें वापस टकराकर आ रही है।
तो कोई ना कोई भाग ऐसा है जहां से अल्फा किरणें वापस आ रही हैं। और तीसरी बात बताई कि जब इससे जो किरणें वापस बाहर निकलकर जो किरणें विचलित हो गई, जो किरणें अपने पाथ को, जिन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, उन्होंने कहा जरूर ये जो चार्ज है जिससे किरणें टकराने के बाद, जिससे किरणें टकराने के बाद बाहर जा रही हैं, जो नेगेटिव चार्ज है, ये बहुत ज्यादा नहीं, ये बहुत कम है। ये बहुत ज्यादा नहीं, ये बहुत कम है। तो यहां से हम समझेंगे, लिखें इस पर, सोने की पन्नी क्यों ही ली। अगर कोई बच्चा पूछे तुमसे कि इस एक्सपेरिमेंट में सोने की पन्नी को ही क्यों ले गया, क्योंकि सोने की पन्नी की आघात वर्ध्यता सबसे ज्यादा होती है। आघात वर्ध्यता, मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसको पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। इसको पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। तो यहां से हम लिखना शुरू करेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे। लिखें, पहला पॉइंट लिखें, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष, के निष्कर्ष कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इसी एक्सपेरिमेंट को नाम क्या दिया जा रहा है? इसी एक्सपेरिमेंट को नाम दे रहे हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। सोने की पन्नी, बहुत बारीक पन्नी ली, क्योंकि उसकी आघात वर्ध्यता बहुत ज्यादा होती है। लिखें, पहला पहला निष्कर्ष निकालें, पहला निष्कर्ष निकालें। लिखें ध्यान से, लिखें फटाफट। कण या किरण, किरण लिख सकते हैं। अल्फा किरणों को निकाला, अल्फा किरणों को निकाला। पहला, अल्फा कणों के मार्ग में, पहला लिखें, अल्फा किरणों, कैसा लिखें, कुछ अल्फा किरणें पन्नी से बिना विचलित हुए, पन्नी से बिना विचलित हुए पार हो गई, पार हो गई, पार हो गई, अर्थात, अर्थात परमाणु में खाली स्थान होता है। क्या निष्कर्ष निकला? परमाणु में खाली स्थान होता है। पहला निष्कर्ष निकाला, कुछ अल्फा किरणें, कुछ अल्फा किरणें इससे पार हो गई। इसका मतलब हुआ कि परमाणु में कुछ खाली स्थान होता है। सम अल्फा रेज, some alpha rays pass through the, some alpha rays pass through the metal without any deviation. Without any deviation means, मीन्स इसका मतलब क्या निकालेंगे? बारीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। मोस्ट
ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। पहला तो उन्होंने ये निकाला, सर। दूसरा पॉइंट, क्या कहते हैं? कुछ अल्फा किरणें पन्नी से टकराकर वापस आ गई। पन्नी से टकराकर वापस आ गई, अर्थात परमाणु में परमाणु में कुछ धनावेशित कण है। परमाणु में कुछ धनावेशित कण है। धनावेशित और भारी कण है। ध्यान से सुने क्या कह रहे हैं। पहली बात कही कि रदरफोर्ड ने, देखिए ध्यान से सुने, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा मैं एक बार और बता रहा हूं। रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी का प्रयोग किया, और ये जो सोने की पन्नी का प्रयोग किया, इसमें इन्होंने कुछ अल्फा पार्टिकल को, अल्फा किरणों को, यहां अल्फा किरणें लिख सकते हैं, अल्फा किरणों की बमबारी की। और ये जो अल्फा किरणों की बमबारी की, इस बमबारी में कुछ इससे पार्टिकल पार हो गए, कुछ पार्टिकल वापस आ गए, और कुछ जो ये आपकी किरणें थी ये डिविएट हो गई। इसी आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, और उस निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि कुछ किरणें पन्नी से बिना विचलित हुए पार हो गई, मतलब परमाणु में कुछ खाली स्थान होता है। अंकित, सोने की पन्नी में कह रहा हूं कि सोने की पन्नी का मतलब होता है सोना का टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को बारीक बारीक पीट लिया, और एक बहुत बारीक 1000 परमाणु के जितनी एक पन्नी बना ली। सोने की पन्नी को ही इसलिए लिया गया ताकि उसमें से, सोने की पन्नी को इसलिए लिया गया ताकि उसकी आघात वर्ध्यता ज्यादा होती है, और आघात वर्ध्यता ज्यादा होने का मतलब उसको पीटकर बारीक चादर बनाई जा सकती है, और उसमें से पार हो सकते हैं आराम से परमाणु, उसमें से पार हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आगे आए, कुछ किरणें पन्नी से टकराकर वापस आ गई, अर्थात परमाणु में कुछ धनावेशित कण है जो भारी है। ये लिख लिया, चलूं आगे। हाँ, एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ा रहा हूं, एटम मॉडल पढ़ा रहा हूं। देखें, some alpha rays are repelled back by foil means positive charge there are positive charge in atom। और तीसरी बात उन्होंने क्या बताई इस आधार पर? तीसरी बात उन्होंने क्या बताई कि कुछ अल्फा किरणें पन्नी से पार होकर अपने रास्ते से विचलित हो गई। पन्नी से पार होकर अपने रास्ते से विचलित हो गई, विचलित हुई। इसका मतलब ये बताया, अर्थात
अर्थात ये जो विचलित हुई है, जो धनावेशी चार्ज है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ये जो धनावेशी चार्ज है ये बहुत ज्यादा नहीं है। अर्थात विचलित करने वाला धनावेशित द्रव्य अधिक नहीं है। 1 मिनट में समझो बच्चों, थोड़ा धैर्य रखो, 2 मिनट सुनो, सब समझ में आएगा। मेरे को समझाने दो, लिखने दो, सुनो ध्यान से। धैर्य रखो, धैर्य रखोगे तो समझ में आएगा, ऐसे कैसे समझ में आएगा नहीं तो। 2 मिनट रुको ध्यान से। तो इन्होंने क्या कहा कि सम पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, 1 मिनट रुक जाओ। डिफ्लेक्टेड देयर इज वेरी स्मॉल, देयर इज ये चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि ये सिलेबस कैसे पूरा होगा, वो कैसे। वेरी स्मॉल स्पेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। अब सुनो ध्यान से, इन तीनों बातों के आधार पर, इन तीनों बातों के आधार पर रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसका नाम हुआ न्यूक्लियस मॉडल, जिसका नाम हुआ नाभिकीय मॉडल। सुनो ध्यान से, चुपचाप होकर सुनिए क्या कह रहे हैं। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, जिन बच्चों ने नहीं समझा सुनो। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, एक सोने की पतली सी, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहोगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहोगे तो कैसे जो है समझ में आएगा। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स नहीं देख रहा हूं। रदरफोर्ड ने एक छोटी सी पन्नी ली, सोने की एक छोटी सी पन्नी ली, और ये जो छोटी सी पन्नी ली रदरफोर्ड ने, ये इसलिए ली ताकि वो एटम के बारे में बहुत सारी बातें जान सकें। एटम के बारे में कुछ बातें डाल्टन ने बता दी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ बातें और बताना चाह रहे थे। कौन? रदरफोर्ड बताना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने अपना एक प्रयोग किया, और इस प्रयोग को उन्होंने नाम दिया सोने की पन्नी प्रयोग। सोने की पन्नी प्रयोग इसलिए लिया क्योंकि इसमें सोने की एक पन्नी ली, और उस सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की, अल्फा किरणों की उन्होंने बमबारी की। कुछ किरणें चली गई बाहर, तो ये बताया कि खाली स्थान की अल्फा बाहर चली गई, तो रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के बीच में कोई ना कोई खाली स्थान होता है, इसी वजह से अल्फा किरणें बाहर निकल जाती हैं। दूसरी बात कि कुछ किरणें वापस आ गई हैं, इसका मतलब जिन कणों से टकराकर किरणें वापस आई हैं, जिन कणों से वापस आई हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं इसमें है। और तीसरी बात बताई कि ये इससे डिविएट हो जाती हैं, पाथ से अपने विचलित हो जाती हैं। तो कुछ किरणें बिना विचलित हुए पार हो गई, मतलब परमाणु में खाली स्थान है। कुछ किरणें पन्नी से टकराकर वापस आ गई, मतलब कुछ धनावेशित चार्ज है। और इसके बाद कुछ किरणें पन्नी से पार होकर अपने रास्ते से विचलित हुए, कुछ विचलित हो गई, थोड़ी सी विचलित हो गई, मतलब विचलित करने वाला धनावेशित कण जो है वो अधिक नहीं है। और इस आधार पर रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल दिया, जिसे जिसे न्यूक्लियस मॉडल कहा गया, जिसे नाभिकीय मॉडल कहा गया। इस आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल दिया, या नाभिक मॉडल दिया। नाभिकीय लिखेंगे।
नाभिकीय मॉडल दिया। अब हम लोग नाभिकीय मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग नाभिकीय मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। ऑन दिस बेसिस Rutherford न्यूक्लियस मॉडल। तो परमाणु का न्यूक्लियस मॉडल, न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। अब हम पढ़ेंगे परमाणु का न्यूक्लियस मॉडल, परमाणु का न्यूक्लियस मॉडल। अब हम पढ़ रहे हैं परमाणु का न्यूक्लियस मॉडल। तो लिखें, पहला, हेडिंग दे, नाभिकीय मॉडल की प्रमुख बातें, नाभिकीय मॉडल की प्रमुख बातें। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ न्यूक्लियस मॉडल। किस आधार पर दिया? तो पहला सवाल पूछेगा, एक बार बताइए, पहला सवाल पूछेगा कि ये नाभिकीय मॉडल किसने दिया? नाभिकीय मॉडल किसने दिया, पहला सवाल। दूसरी बात, नाभिकीय मॉडल के देने के पीछे रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया? दूसरी बात, जो प्रयोग किया उसमें किस धातु की पन्नी को, किस धातु की फॉइल को लिया गया? तीसरी बात। चौथी बात, उस पन्नी पर कौन से किरणों की बमबारी की गई? पांचवी बात, बमबारी करने के बाद निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकले? चौथी बात। तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछेगा कि इस रदरफोर्ड ने जो काम किया, इसके पीछे, इन सारे बैचों के, इन सारी बातों के पीछे क्या कारण था? बमबारी का मतलब है बम्बार्डिंग करना, अल्फा किरणों को फेंकना, अल्फा किरणों को फेंकना। जब सोने की प्लेट पर, सोने की पन्नी पर अल्फा किरणों को फेंका गया तो इस तरह के रिजल्ट आए। ठीक है, अब लिखो, पहला लिखो, इसमें पहला लिखो, क्या कहता है? लिखें, पहला, परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार और अति सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत उदासीन कण है, विद्युत उदासीन कण है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल बता रहा है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल बता रहा है। क्या बता रहा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल? परमाणु एक बहुत छोटा गोलाकार और विद्युत उदासीन इलेक्ट्रो न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम इज एक्सट्रीमली small, spherical and electroneutral particle। इलेक्ट्रोन्यूट्रल का मतलब होता है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, जब किसी एटम में वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर बराबर हो जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर बराबर हो जाता है, तो उसे हम न्यूट्रल पार्टिकल बोलते हैं। विद्युत उदासीन
कण उसे बोला जाता है। एक बात हुई, एक बात हुई। दूसरी बात लिखें, विद्युत उदासीन। उत्तम भाई, मैंने बताया विद्युत उदासीन का मतलब है कि किसी भी एटम के भीतर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर बराबर मात्रा में होता है। यहां लिख सकता हूं मैं, देखिए लिख लीजिए। अर्थात कण के भीतर कण के भीतर धनात्मक तथा ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश बराबर मात्रा में होता है। बराबर, पिछली क्लास में बताया था मैंने, जब मैं डाल्टन पढ़ा रहा था, थॉमसन पढ़ा रहा था, तो सारी बातें बताई थी। एक बात। दूसरी बात लिखें, परमाणु का समस्त द्रव्यमान परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित होता है। केंद्र में संचित होता है या केंद्रित होता है? संचित होता है। इस केंद्र को नाभिक कहते हैं। इस केंद्र को नाभिक कहा जाता है। इस केंद्र को नाभिक कहते हैं। सवाल पूछेगा नाभिक की खोज किसने की? सवाल पूछेगा नाभिक की, न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो आपको बताना होगा कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की। द एंटायर mass of an atom concentrated in center of atom called nucleus। तो पूछेगा नाभिक की खोज किसने की? तो नाभिक की, एटम के नाभिक की खोज जो की है वो रदरफोर्ड ने की है। अगली बात, तीसरी बात, परमाणु का समस्त धनावेश भी नाभिक में होता है। नाभिक में होता है। एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम concentrated इन न्यूक्लियस। समस्त, सारा द्रव्यमान भी कहां होता है? नाभिक में होता है। सारा द्रव्यमान भी नाभिक में होता है और सारा धनावेश भी नाभिक में होता है। और तीसरी बात क्या, चौथी बात क्या बताते हैं? प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं। प्रोटॉन की बात आ गई, नाभिक में स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर काटते हैं। इसका चक्कर काटते हैं,
या इसके चारों ओर घूमते हैं, चक्कर काटते हैं या इसके चारों ओर घूमते हैं, इसके चारों ओर घूमते हैं। तो क्या लिखें? प्रोटॉन्स आर सिचुएटेड, ध्यान से थोड़ी देर लिखें, या प्रोटॉन सिचुएटेड in nucleus and electron revolves around nucleus and electrons revolves it। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हैं। नाभिक का मतलब न्यूक्लियस है, नाभिक का मतलब न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। चार बातें बताई, पांचवी बात क्या बता रहे हैं? ये सारा बेस है भाई। पांचवी बात क्या बता रहे हैं? कि इलेक्ट्रॉन जिन पथों पर घूमते हैं, जिन पथों पर घूमते हैं, उन्हें कक्षाएं कहा जाता है, उन्हें कक्षाएं कहा जाता है। ये बात सबसे पहले किसने बताई? रदरफोर्ड ने बताई। कक्षाओं के बारे में किसने बताई? रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताई। ठीक है, तुम चुपचाप होकर क्यों नहीं सुनते हो? इतनी बेवकूफी क्यों कर रहे हो? चुपचाप होकर सुनो, तब समझाऊंगा, तब समझ। ऐसे करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ऐसे करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। द पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स revolves, the path on which electron revolves called orbit। कमेंट में होशियार बनने वाले जो बालक होते हैं उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। वो अपनी सारी होशियारी कमेंट में अपने आप को बड़ा दिखाने में लगा देते हैं, बड़ा दिखाने में। अरे चुपचाप होकर मेहनत करनी है, शांत होकर मेहनत करनी है। इसीलिए तो कहते हैं कि मेहनत शांत होकर करें। गहरे सागर शांत होते हैं, गहरे सागर हमेशा शांत होते हैं। एक छोटी सी पतीली में एक गिलास दूध चढ़ा दोगे, छोटी सी पतीली में एक गिलास दूध चढ़ा दोगे, 1 सेकंड में बाहर आ जाएगा। बड़े से कढ़ाई में खूब आग लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, कई घंटों तक तो कढ़ाई में भाप नहीं उठेगी, कई घंटे तक तो कढ़ाई में भाप नहीं उठेगी। ये जो छोटी छोटी तुम्हारी जो ये मक्कारियां हैं, इससे तुम्हारे छिचलेपन का पता लगता है। शांति से होके पढ़ो, शांति के साथ पढ़ो, चीजों को भीतर भीतर आप समाते रहो। तब मैं समझा रहा हूं एक एक पॉइंट। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट बता रहा हूं। जब आप समझेंगे तो मैं सारा बात बता रहा हूं। एक बात और लिख लो, फिर समझाता हूं सारे को दोबारा से, सारे को बताता हूं क्या बोलते हैं। एक बात और लिखो, जो बच्चे क्लास में लेट आते हैं, जो बच्चे क्लास में लेट आते हैं, उनको उनको क्या होता है, उनको क्या होता है कि उनको समझ नहीं आता। सुनो ध्यान से। नाभिक या नाभिक का धनावेश, भाई ये थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी का पार्ट है, इसमें किस्से कहानी नहीं सुना सकता मैं, ये तो थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, नाभिक का धनावेश इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर
आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। लेकिन, आकर्षित करता है लेकिन प्रत्यय गति के कारण अपकेंद्री बल से, प्रत्यय गति के कारण अपकेंद्रीय बल से इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है, के कारण अपकेंद्रीय बल से इस बल को संतुलित करता है। न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड सेंटर but centrifugal force due to circular motion balance it। अब सुनो ध्यान से चुपचाप होके। ये पूरा हुआ, जो जो इन्होंने बताया वो पूरा हुआ। देखो सर क्या कह रहे हैं। यहां से हमने आज की क्लास में, कल हमने आपकी क्लास में, दोबारा मैं समझा रहा हूं, जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर से प्रयास करें समझने का। मैं और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। कल तक की क्लास में हम लोगों ने डाल्टन को पढ़ लिया था और डाल्टन को पढ़ने के बाद हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ने की कोशिश की। जब हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ने आए, यानी कि परमाणु के बारे में रदरफोर्ड ने भी कोई सिद्धांत दिया, कुछ मॉडल दिया। जो सिद्धांत दिया, जो मॉडल दिया, उस सिद्धांत को रदरफोर्ड ने नाम दिया सोने की पन्नी के प्रयोग का मॉडल, या कहें गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए, इस सोने की पन्नी प्रयोग के लिए उन्होंने एक सोने की पन्नी ली, उस पर अल्फा किरणें एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली कुछ किरणें होती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली कुछ किरणें होती हैं। जब उन्होंने इन किरणों को सोने की पन्नी से गुजारा तो उन्हें ये बात समझ में आई कि कुछ किरणें इससे पार हो जाती हैं, कुछ किरणें इससे टकराकर वापस आ जाती हैं, और कुछ किरणें इससे पार होने के बाद इधर उधर फैल जाती हैं। जो किरणें इससे पार हो गई, मान लेते हैं कोई खाली घर था, कुछ आपने पत्थर फेंका, वो उससे पार हो गया, इसका मतलब उस घर में खाली स्थान है, तभी तो वो दूसरी तरफ पार हो गया। तो उन्होंने बताया कि एटम के कणों के बीच में कोई ना कोई खाली स्थान होता है, एक बात। दूसरी बात, कुछ किरणें आपके पास वापस आ गई। आपने घर में पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने के बाद वापस आया, तो इसका मतलब यह हुआ कि जरूर इसमें कोई ना कोई है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि जो किरणें पार हो जाती हैं, इसका मतलब परमाणु के भीतर खाली स्थान होता है। जो किरणें इससे टकराकर वापस आ जाती हैं, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं धनावेश है, उस धनावेश से टकराकर अल्फा किरणें वापस आ गई हैं। और जो किरणें इससे पार होकर ऐसे फैल गई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जरूर इसके भीतर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, वो कुछ छोटी सी मात्रा में पॉजिटिव चार्ज है। इन सारी बातों को रदरफोर्ड ने समझने के बाद एक मॉडल दिया, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहा गया। इस नाभिकीय मॉडल को पढ़ने के लिए जब हम आगे आए तो हमने कहा सर पहली बात इसमें हमने बताई यहां पर कि परमाणु एक बहुत छोटा सा विद्युत उदासीन पार्टिकल होता है।
बहुत छोटा विद्युत उदासीन कहने का मतलब क्या था? विद्युत उदासीन इलेक्ट्रोन्यूट्रल कहने का मतलब यह है कि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर मात्रा में होता है। पॉजिटिव चार्ज क्योंकि प्रोटॉन पर होता है और नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो आगे जाकर यह बात साबित होगी, अभी साबित नहीं हो रही है, आगे जाकर यह बात साबित होगी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर बराबर किसी एटम में होती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी एटम में बराबर बराबर होता है, इसीलिए कोई भी एटम इलेक्ट्रोन्यूट्रल होता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रोन्यूट्रल होता है। दो बातें हुई। फिर उन्होंने बताया तीसरी बात कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है, उसका जो समस्त वजन है, उसके भीतर जितनी कणों की संख्या है, मतलब उसका जो भारी पार्ट है, वो उसके नाभिक में होता है, वो उसके नाभिक में होता है, उसके केंद्र में होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान और परमाणु का समस्त पॉजिटिव चार्ज, सारा धनावेशित चार्ज इस एटम के केंद्र में होता है। और जिस केंद्र में, जिस कमरे में, जिस जगह पर वो धनावेशित चार्ज और वो जो उसका द्रव्यमान है, वो जहां पर इकट्ठा होता है, जहां वो इकट्ठा होता है, उसे ही हम नाभिक कहते हैं, उसे ही हम केंद्रक कहते हैं। तो नाभिक के सिद्धांत के आधार पर समस्त धनावेशित चार्ज उसके केंद्र में इकट्ठा होता है। यहां से आगे चले तो तीसरी पार्ट बताई गई कि नाभिक, प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक में स्थित होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक में स्थित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर, ध्यान से सुनना, खास बात है, प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। पहली बार ये बात कौन बता रहे हैं? थॉमसन ने ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन तो तरबूज में धसे होते हैं, जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं इस धनावेशित चार्ज में। ये बात थॉमसन बता के गए थे, लेकिन रदरफोर्ड कह रहे हैं कि वो धसे नहीं होते, वो तो चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। और जिन रास्तों पर वो घूमते हैं, जिन रास्तों पर वो घूमते हैं, उन रास्तों को कक्षाएं कहा जाता है। पहली बात ये बात बताई कि जिन रास्तों पर वो घूमते हैं, उन रास्तों को कक्षाएं कहा जाता है। अगली बात फिर कहा कि ये जो घूमते हैं किसके चारों ओर? नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो ये बताया गया कि जब पॉजिटिव चार्ज है वो तो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ऐसा तो ये हो जाना चाहिए कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो परमाणु के नाभिक में आकर गिर जाना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों बताया? क्योंकि लोगों ने कहा, अन्य वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड से यह कहा कि भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यदि वो अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक में आकर गिर जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को, ये जो आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन रदरफोर्ड ने यह बात बताई कि जब कोई चीज गोलाकार पथ पर, स्फेरिकल पाथ पर कोई चीज घूम रही होती है, तो वो घूमते घूमते उस पर एक प्रकार का फोर्स काम करता है। उस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है, अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही हो, अगर आप एक रस्सी में, एक डोरी में एक पत्थर बांध के ऐसे ऐसे घुमाएं, तो वो पत्थर जैसे आप छोड़ेंगे बाहर की तरफ जाकर गिरेगा। जैसे आप घुमाते रहे, छोड़ते ही पत्थर बाहर की तरफ जाकर गिरा। इसका मतलब वो बाहर की तरफ उसे कोई खींच रहा था, और उस खींचने वाले बल को ही नाम दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो रदरफोर्ड ने कहा नहीं, नाभिक में आकर इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि गोलाकार पथ पर घूम रहा है, तो गोलाकार पथ पर घूमने की वजह से उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसकी वजह से नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स जो अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ खींचता है, दोनों बैलेंस रहते हैं, और दोनों बैलेंस रहने की वजह से घूमते रहते हैं, एक दूसरे में आकर नहीं गिरते हैं। बात समझ पाए? बताओ भैया, यहां तक समझे? इसका अगर फिगर बनाना चाहो,
अब देखो, इसे आप ऐसा कह सकते हैं, इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि इसे आपने इलेक्ट्रॉन कहा, जिस पर नेगेटिव चार्ज है। इसे आपने यहां प्रोटॉन कहा, जिन पर पॉजिटिव चार्ज है। और ये इसके चारों ओर घूम रहा है, इसके चारों ओर घूम रहा है। यहां तक की बात हमने बताई, यहां तक की बात हमने बताई, बात ठीक है। लेकिन ये नहीं बता पाए, ये स्टेबिलिटी तय नहीं कर पाए, ये नाभिक की पूरे परमाणु की स्थिरता को तय नहीं कर पाए। इस वजह से इससे अगला जो मॉडल आएगा वो नील बोहर का मॉडल आएगा। तो इसकी कमियां लिखो, इसकी कमियां लिखें। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की कमियां लिखो पहले पहले। बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। लिखो, ध्यान से सुनो। पहला, इन्होंने परमाणु की कक्षाओं परमाणु की कक्षाओं तथा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्पष्ट नहीं किया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्पष्ट नहीं किया। ये नहीं बताया कक्षाएं कितनी होती हैं, और ना ही ये बताया कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। एक बात तो ये नहीं बताई, और ये बात आके कौन बताएंगे? ये बात आके नील बोहर बताएंगे। एक बात तो ये नहीं बता पाए, और दूसरी बात, परमाणु के स्थायित्व को स्पष्ट नहीं कर पाए। स्पष्ट नहीं कर पाए। स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लोगों ने क्या कहा? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लोगों ने कहा कि जब वो घूमता रहेगा तो घूमते घूमते वो न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। ये कह रहे हैं कि नहीं, उसके ऊपर एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, तो गिरेगा नहीं। अब ये दोनों बातें आकर हमें नील्स बोर बताएंगे, और नील्स बोर कल की कक्षा में हमें यह बताएंगे कि कितनी परमाणु की कक्षाएं होती हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। अच्छा, ये बात यहां तक हुई। आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसके पीवाईक्यू, भाई जब कोई टॉपिक पूरा हो जाता है, तो उस टॉपिक को पूरा होने के बाद मैं पीवाईक्यू कराता हूं। पीवाईक्यू तब कराता हूं जब कोई टॉपिक पूरा हो जाता है, जैसा कि हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, जैसा कि हमने पहले से अब तक किया है वैसे हम कर रहे हैं। तो आपका काम यह है कि ध्यान से प्रोटॉन की खोज के बारे में हम यही लिखेंगे कल की क्लास में। प्रोटॉन की खोज जो की थी वो रदरफोर्ड ने, वो आपके गोल्डस्टीन ने की, लेकिन नाम जो दिया, प्रोटॉन जो नाम दिया, वो नाम दिया आपका
आपके रदरफोर्ड ने। ये बातें हम अगली क्लास में कर रहे होंगे। अल्फा कण धनावेशित कण, अल्फा कण धनावेशित कण है सूरज, अल्फा कण धनावेशित कण है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, ये थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो इसमें आप ज्यादा चहल पहल ना करें, ठीक है। इसका मतलब प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन, उत्तम कुमार प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन पहले कर गए थे, लेकिन उसका जो नामकरण होगा, इसका जो नाम दिया जाएगा, वो नाम दिया जाएगा रदरफोर्ड के द्वारा। जब चैप्टर पूरा होगा उसके बाद आपको पीवाईक्यू करवाएंगे, ठीक है। चैप्टर के पूरा होने के बाद आपको पीवाईक्यू कराया जाएगा। हाँ शिवानी, क्या क्वेश्चन है बताओ। अल्फा किसे कहते हैं? तेरसिंग, अल्फा एक प्रकार की किरणें होती हैं जो रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलती है। रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की तुलना में न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात 1:1.5 होता है, 1:1.5 होता है, उसे हम रेडियो एक्टिव फोर्स, रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। अल्फा किरण हीलियम का ही नाभिक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा ठीक है राजकुमार भाई, और कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक। चलिए, तो यहां से आगे कल की क्लास में हम नील बोर का मॉडल पढ़ेंगे। नील बोर का मॉडल पढ़ने के बाद, नील बोर का मॉडल पढ़ने के बाद तब हम लोग इसके पीवाईक्यू करेंगे, और इसके पीवाईक्यू करने के बाद तब हम लोग आगे चलेंगे। 40 क्लास विशाल कह रहे हैं 40 क्लास में, 40 क्लास से पहले ही खत्म हो जाएगा। जब आपका बेस पूरा मजबूत हो जाएगा, जब आपका बेस पूरा मजबूत हो जाएगा, तो फिर बहुत तेजी से हम आगे चल पाएंगे, उसकी चिंता आप ना करें, ठीक है। उसकी चिंता आप ना करें। चलिए फिर आज के लिए नमस्ते, धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलते हैं, थैंक यू।